हेलो नमस्ते पोशमोय एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। वैसे कुछ जो सवाल मेरे पास आए हैं लक्समबर्ग से रिलेटेड, उसका मैंने इंडिविजुअली रिप्लाई कर दिया है इंस्टाग्राम और ईमेल के थ्रू। बट ये सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं उसका एक वीडियो बना लूँ ताकि फ्यूचर में अगर कोई लक्समबर्ग आना चाहते हैं या आ रहे हैं तो उनको हेल्प हो जाए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने क्वेश्चंस ऐसे ना नोटबुक में लिख लिए हैं। थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ मैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने नोटबुक में लिख लिए हैं और मैं एक एक करके उन सब का जवाब देते जाऊंगी। और सबसे पहले मैं वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करूंगी क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है मूविंग टू लक्समबर्ग का, जो 4 से 5 महीने पहले मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने एक बात कही थी वीज़ा से रिलेटेड, जो मैं सेम बात बोलूँगी कि वीज़ा ना बहुत अलग अलग टाइप के हैं। आपका वर्क वीज़ा है, डिपेंडेंट वीज़ा है, फैमिली रीयूनिफिकेशन, जब आप आओगे तो यहाँ आपको फैमिली अगर बुला रही है तो, स्टूडेंट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, सब बहुत सारे वीज़ाज है ना, वीज़ा कैटेगरीज है। तो मैं बहुत अच्छे से वही वीज़ा कैटेगरी एक्सप्लेन कर सकती हूँ जिसमें मैं आई हूँ, जो कि डिपेंडेंट वीज़ा है। अगर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर पूछें, मुझे खुशी होगी जवाब देने में। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टूडेंट या वर्क वीज़ा रिलेटेड आते हैं, तो थोड़ा बहुत तो मैं जवाब दे देती हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ कि आपको एक लिंक पे गाइड कर सकती हूँ जहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स रिलेटेड हैं आपके पर्टिकुलर वीज़ा से, मतलब आपको जिस वीज़ा में आना है या आप जिस वीज़ा में आ रहे हो। लक्समबर्ग की गवर्नमेंट की वेबसाइट है guishe.lu। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या मूविंग टू लक्समबर्ग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसमें होती है, और मैं भी क्या करती हूँ कि उसको रेफर करके ही आपको वीज़ा रिलेटेड जो आपकी जो क्वेरीज है वो आंसर करती हूँ। तो उससे अच्छा ये होगा कि आप डायरेक्टली उस वेबसाइट में जाएं, खुद पढ़ें और समझें कि आपकी सिचुएशन ये है तो उस सिचुएशन में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा या कौन से वीज़ा कैटेगरी में वो आप फॉल करोगे। तो उस हिसाब से अगर आप खुद समझोगे तो आप खुद ही जान पाओगे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर करना है। बट अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है या और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे पूछे। मैं क्या करूँगी कि जो भी वीज़ा रिलेटेड लिंक्स हैं, जितने भी वीज़ा कैटेगरीज उससे रिलेटेड लिंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, है जो है हाउ डिड यू कम टू लक्समबर्ग, हाउ वाज योर जर्नी। तो जब मैं लक्समबर्ग आ रही थी तब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो उस वक्त मैंने अपनी जर्नी को रिकॉर्ड नहीं किया। बट हाँ, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको कि मैं लक्समबर्ग जब पहुंची तो उसके बाद कैसे हमने धीरे धीरे स्टेप्स लिए। अगर वो सिम कार्ड रिलेटेड है या कम्यून रिलेटेड है, कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, घर ढूंढना या मेडिकल चेकअप एंड ऑल। तो हम जब लक्समबर्ग पहुंचे जिस दिन, उसी दिन शाम को हम एक सिम कार्ड स्टोर में गए अपना सिम लेने के लिए। तो अगर आप जब लक्समबर्ग पहुंच रहे हो और उस टाइम में शॉप्स खुली हैं और आपने सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी चूज़ कर लिया कि आपको कौन सा चाहिए, या आप जिस लोकेशन में रहने वाले हो वहाँ पे कौन सा अच्छा कनेक्शन है सर्विस प्रोवाइडर का, वो आपने चूज़ कर लिया है, तो आप डायरेक्टली स्टोर में जाके सिम कार्ड ले सकते हैं। और जो सिम कार्ड प्रोवाइडर के पैकेजेस हैं या सिम कार्ड प्रोवाइडर के बारे में जानना है तो वो आप उनके वेबसाइट में जाके पहले देख सकते हो इंडिया में बैठे बैठे ही। और जब आप यहाँ पहुँचे हो आप स्टोर में जाके उनसे सिम कार्ड ले लेते हो। सिम कार्ड तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और सिम कार्ड लेने के डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो बहुत सिंपल है। एक आइडेंटिटी प्रूफ लगती है और दूसरा बैंक अकाउंट डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास पासपोर्ट है, क्योंकि अगर आप लक्समबर्ग आए हो तो आपके पास ऑब्वियसली लक्समबर्ग का आईडी प्रूफ नहीं होगा, तो आप पासपोर्ट दे सकते हो एज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। और सेकेंड है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ऑब्वियसली जब तक आप यहाँ आके बैंक अकाउंट नहीं खुलवाओगे, आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं आएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने इंडिया का क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करवा सकते हो अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ। आई थिंक फर्स्ट पेमेंट आप जिस कार्ड को रजिस्टर कराओगे उसमें से जाएगी, और सेकंड पेमेंट जब आने वाली होगी या फर्स्ट पेमेंट जब कट जाएगी,
और आपका जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ, तब आप ऑनलाइन जाके वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वो हटा के, आपके पास अगर लक्समबर्ग का बैंक अकाउंट डिटेल्स आ गया है या आप कोई और कार्ड रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हो। ये आप एक बार जब आप सिम ले रहे हो तो आप काउंटर पे ज़रूर डिस्कस कर लेना कि आप कब कैसे अपना कार्ड डिटेल्स चेंज कर सकते हो या फर्स्ट पेमेंट उससे ही करना ज़रूरी है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सिम कार्ड लेने के लिए। अब बात करते हैं कम्यून रजिस्ट्रेशन की। तो डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल, जैसे ही आप आते हो लक्समबर्ग पहुंचते हो, 3 दिन के अंदर आपको डिक्लेरेशन अराइवल करनी पड़ती है। मैं बोलूँगी कि आप जैसे ही पहुंच रहे हो उसके नेक्स्ट डे सुबह चले जाओ आप। अगर आप आज शाम को पहुंच रहे हो, कल सुबह पक्का आपको कम्यून का ही काम करना है, वैसा ही रखो। कम्यून में रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, एकदम हैसल फ्री है, और साथ ही डिपेंड करता है कि कौन सा कम्यून आपका होने वाला है या आपका कौन सा कम्यून है। तो आप जैसा कि अगर आप सिटी में रह रहे हो तो बियर्जो सेंटर जो है वो आपका कम्यून होगा, जो हमीलियस के पास है, एकदम सिटी के बीचों बीच। तो वहाँ जाके आप अपना कम्यून रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कम्यून सुबह आई थिंक 8 बजे खुलता है। मैं अपने प्रीवियस प्रोसेस के हिसाब से बता रही हूँ। आई थिंक 8 बजे खुलता है और 4 बजे बंद होता है। तो आप वहाँ जाओगे, जैसे ही आप कम्यून एंटर करोगे एक मशीन लगी होगी, उस मशीन से आप अपना टिकट लोगे। पेपर टिकट में आपका नंबर लिखा होगा, वो नंबर डिस्प्ले स्क्रीन में विथ द काउंटर नंबर। तो जिस काउंटर में आपका नंबर डिस्प्ले करेगा आप वहाँ जाओगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करोगे। यूजुअली डॉक्यूमेंट्स आपका, अगर आप वर्क के लिए आ रहे हो तो टेम्प्रेरी वर्क ऑथराइजेशन लगता है, साथ में आपका पासपोर्ट जिसमें वीज़ा होगा, और जहाँ आप रह रहे हो, अगर आप एयरबीएनबी में रह रहे हो या होटल में रह रहे हो या ऑलरेडी घर रेंट पे ले चुके हो, तो अगर आप एयरबीएनबी होटल में रह रहे हो तो आप उनसे एड्रेस प्रूफ ले सकते हैं कि आप वहाँ रह रहे हैं। अगर आप रेंट ले चुके हो तो आपके पास ऑब्वियसली रेंटर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो दिखा के आप कम्यून में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि फ्यूचर में अगर आप घर बदल रहे हैं या होटल से मूव होके एक रेंटेड प्लेस में जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप वापस कम्यून जाके अपना नया एड्रेस अपडेट कराएं, क्योंकि वो ऑफिशियल एड्रेस होगा आपका। गवर्नमेंट जो भी चिट्ठियाँ भेजेगी, जो भी कम्युनिकेशन आपका होगा, वो उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे होगा। तो रजिस्टर करना बिल्कुल ना भूलें। कम्यून रजिस्ट्रेशन के बाद बात आती है जनरल मेडिकल चेकअप की और टीबी टेस्ट की। तो डिस्क्लेमर दे रही हूँ, टीबी टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिलने में 1 महीना या उससे ज़्यादा हो जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो करना। मैंने नहीं की थी, मतलब हम लोगों को उतना पता नहीं था उस वक्त। तो जो नए लोग आए हैं उनसे मैंने सुना है कि आप चाहो तो टीबी टेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप जनरल चेकअप से पहले कर लो, ताकि जब जनरल चेकअप हो और उसके बाद जब टीबी टेस्ट का चांस आए तो बहुत ज़्यादा देर आपको ना रुकना पड़े। ये आप ट्राई कर सकते हो। टीबी टेस्ट की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही बात अगर जनरल चेकअप की है तो वो आपको जनरल फिजिशियन से कराना है। अगर आपकी जो कंपनी है वो आपको ऑलरेडी बता दे रही है कि आप इस डॉक्टर के पास जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, तो वेल एंड गुड, आप उसी डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एक सिंपल स्टेप है, doctena.lu, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ जाके आप जनरल फिजिशियन से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जनरल चेकअप होगा जैसे ही आप जाओगे पहले, तो आप जिस भी जगह अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हो, आई विल रिक्वेस्ट कि आप टाइम पे जाएं या टाइम से पहले जाएं। यहाँ टाइम से रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट है लोग टाइम से रिलेटेड। सामने वाला भले लेट हो जाए पर आप बिल्कुल लेट नहीं होना, आप टाइम से पहले ही जाना। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ 2 मिनट 5 मिनट भी लेट हुआ है तो उनको वापस भेज दिया गया है कि आप लेट आए हो। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप पहले ही जाएं। तो जब आप जाते हो जनरल फिजिशियन के पास चेकअप के लिए, सिंपल जनरल चेकअप होता है, वो आपके डिटेल्स मांगते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स, जब तक आपका आरपी नहीं आ जाता आप डॉक्यूमेंट साथ साथ लेके घूमो, कहीं भी रिक्वायर हो सकता है। जब आप कम्यून रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वो आपको डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल देंगे, वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा काम आएगा तब तक जब तक आपका जनरल चेकअप और ये सब जब तक आपका आरपी नहीं आ जाता है, तब तक वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हर जगह काम आने वाले हैं आपके लिए। तो वो हो गई बात जनरल चेकअप की। आपको वो आपके डिटेल्स पूछेंगे, हाइट वेट नापेंगे, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं, बस इन जनरल वो पूछेंगे। और
चार्जेस ना मैं आपको कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मुझे जहाँ तक याद है जनरल फिजिशियन के चार्जेस 20 यूरो ईच पर्सन ऐसा था, या 40 यूरो, थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में कंफर्म करके बता दूंगी। तो वैसे चार्जेस हैं वो आपको वही अपफ्रंट पे करने पड़ते हैं। बाद में हो सके तो आप अपने CNS या मेडिकल से रिम्बर्स करा सकते हो। रिम्बर्समेंट का आई एम नॉट श्योर वो होगा या नहीं, बट आई थिंक हो जाता है। हमने नहीं करवाया था, मतलब उस वक्त ध्यान ही नहीं गया था उधर कराने का, कोई गाइड करने के लिए नहीं था उस वक्त, तो इसीलिए हमें ध्यान भी नहीं गया उधर ऐसा करने को। तो ये हो जाने के बाद टीबी टेस्ट एक जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट टाइम आता है टीबी टेस्ट के लिए, आप जाते हो टीबी टेस्ट कराने, तो टीबी टेस्ट में क्या होता है कि वो एक फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं यहाँ आपके हाथ में यहाँ, और साथ ही उसी दिन आपके लंग्स की स्कैनिंग होती है। तो वो हो जाने के बाद आपको 48 आवर्स के बाद वो लोग फिर बुलाते हैं, क्योंकि जो वो फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं टीबी टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी सी एक स्वेलिंग या थोड़ा सा रेडनेस आता है, तो वो नॉर्मल है। तो उसको चेक करने के लिए कि वो कितना ज़्यादा बड़ा है कुछ, तो वो ये चेक करते हैं कि जहाँ पे उन्होंने फ्लूइड इंजेक्ट किया है उसका सिचुएशन क्या है 48 आवर्स के बाद। उनके हिसाब से एक मिलीमीटर साइज बड़ा या छोटा होना चाहिए जहाँ पे उन्होंने फ्लूइड इंजेक्ट किया है। अगर उनके हिसाब से वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो दोबारा आपको टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, ब्लड टेस्ट में उनको चेक करना होता है कि सच में आपको टीबी है, या आप किसी टीबी पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, या ऑलरेडी एंटीबॉडी है टीबी की इसलिए ऐसा हुआ है। तो वो प्रोसेस आपको डॉक्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साथ ही जो आपकी रिपोर्ट है, वो चाहे वो जनरल फिजिशियन की रिपोर्ट हो या टीबी टेस्ट की, वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री के पास जाती है, और वहाँ से फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है रेसिडेंस परमिट का। अच्छा, और एक बात मैं बताना भूल गई, बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन। तो बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन आप इंडिया में बैठे बैठे कर सकते हो, लेकिन एक्टिवेशन आपके अकाउंट का तभी होगा जब आप फिजिकली बैंक में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो अगर इंडिया से आपने बैंक चूज़ कर लिया है और बात कर लिया है और रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो ठीक है, नहीं तो ऑन द स्पॉट जाके बस आप एक अपॉइंटमेंट ले लें ऑनलाइन जाके और बैंक चले जाएं, वहाँ जाके आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। फ़िलहाल जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आरपी नहीं आ जाती है, आपका डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो बैंक भी आपसे वो डॉक्यूमेंटेशन लेंगे। साथ ही बैंक टू बैंक डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो ऑब्वियसली बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपको बता देंगे कि उनको क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके अकाउंट खोलने के लिए। तो जैसे ही आप पर्सनल विजिट करोगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ अकाउंट्स 1 दिन में 2 दिन में एक्टिवेट होते हैं, कुछ अकाउंट्स हफ्ते 10 दिन ले लेते हैं, ऐसा होता है। तो ये प्रोसेस है, स्टार्टिंग टू एंड हमने फॉलो किया था, सिम कार्ड से लेके जनरल फिजिशियन और टीबी टेस्ट तक। उसके बाद उसके आई थिंक 10 वर्किंग डेज के बाद तक आपको रिपोर्ट मिनिस्ट्री तक पहुंच जाती है और आपके पास भी एक कॉपी आती है, और उसके बाद आप अपना रेसिडेंस परमिट का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो ये था हमारा फुल प्रोसेस लग्जमबर्ग आके रजिस्ट्रेशन और बाकी सब करने का। आई होप आप जब लग्जमबर्ग आए तो आपके लिए और भी इजी प्रोसेस हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, जो है वेदर इन लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग का वेदर हमेशा वेट रहा करता था, आई थिंक पिछले साल तक। पिछले साल रेनी सीजन में तो मैं नहीं थी, लेकिन जितना मुझे सुनने में आया है जान पहचान वालों से, लग्जमबर्ग में बहुत बारिश होती है, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। लेकिन इस साल बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई है और समर बहुत जल्दी आ गया है, तो वेदर तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट इट्स सेम। ठंड के टाइम पे ठंड पड़ती है। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ पे ठंड कम पड़ रही है, तो आपको लग्जमबर्ग का ठंड बहुत ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप कनाडा से आ रहे हैं या कोई ठंडी कंट्री से आ रहे हैं तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इस यहाँ के ठंड का। लेकिन हाँ, ठंड पड़ती है, और साथ ही बारिश होती थी, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है, और गर्मी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पंखे के बिना आपका गुजारा बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है इंडियन रेस्टोरेंट्स फूड इन लग्जमबर्ग। तो अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन रेस्टोरेंट्स या इंडियन फूड बहुत इजीली मिल जाता है लग्जमबर्ग में। मेरे पहले के वीडियोस देख लें जहाँ पे मैंने यूरो इंडियन और ISP जो है
इंडियन स्पाइस बाज़ार, उनके स्टोर का छोटा सा थोड़ा बहुत सा वीडियो बनाया है। तो इंडियन फूड मिलने में आपको कोई कमी नहीं होगी और वेजिटेरियन फूड मिलने में भी आपको कोई कमी नहीं होगी। इंडिया के सारे स्पाइसेस, हर चीज़ मिलता है, पूजा सामग्री जो आपको चाहिए सब कुछ मिलता है यहाँ। और रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे हैं। कृष्ण विलास है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट वेजिटेरियन, और कृपा है, न्यू दिल्ली है, अन्नपूर्णा है, हिमालय है, पता नहीं कितने सारे, नमस्ते है, तो ताजमहल है, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, सूर्या है। तो आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोच के आ रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कमज़ोर हो जाएंगे ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा अच्छा इंडियन खाना और साथ ही यूरोपियन खाना आपको मिलेगा लक्समबर्ग में। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ये पर्सनल क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव इन इंडिया? तो मैं उड़ीसा भुवनेश्वर में रहती हूँ। और उसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट लक्समबर्ग? तो सब कुछ ही अच्छा लगता है लक्समबर्ग के बारे में। एक तो ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो वो बहुत अच्छी बात है। कभी भी कहीं भी विद इन लक्समबर्ग आपको जाना हो तो अगर आपके पास टाइम है तो आप तो पूरा ही लक्समबर्ग ऐसे ही घूम लोगे। और उसके अलावा क्या होता है ना, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं लक्समबर्ग में। समर और स्प्रिंग के टाइम में तो बहुत ज़्यादा, स्प्रिंग से शुरू हो जाते हैं। तो समर के और स्प्रिंग के टाइम में जो इवेंट्स होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द इवेंट्स की एंट्री जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप फ्री में बहुत कुछ देख सकते हो लक्समबर्ग में। तो वो दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ऑल्दो यहाँ पे 60% एक्सपैट्स है। मैं कह नहीं सकती कि मैं लक्समबर्गिश लोगों से मिल चुकी हूँ, नहीं मिली हूँ, लेकिन जिन एक्सपैट से या जिन लोगों से मैं यहाँ मिली हूँ वो लोग भी बहुत अच्छे और वेलकमिंग है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अब कहाँ आके फंस गए, वैसा बिल्कुल फील नहीं होगा। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत हेल्पिंग लोग हैं, बहुत स्माइलिंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप भी अगर आओगे लक्समबर्ग तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस इन लक्समबर्ग? ये तो फ्रेंड्स बनाना तो ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आप किस तरह के पर्सन हो। अगर आप इजी गोइंग हो तो आप इजीली फ्रेंड्स बना लोगे। लेकिन अगर आप ऐसा होता है ना, फर्स्ट इंटरेक्शन या कुछ लोगों से मिलने का सोच रहे हो, बात करने का सोच रहे हो, पर कोई है नहीं, आप अकेले आए हो, कहाँ से जान पहचान होगी, तो एक आइडिया मैं आपको बता सकती हूँ। आप ना वॉलेंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ क्या होता है कि आप अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी किसी से दोस्ती हो गई, या आपको अच्छा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम वर्क या जो भी आप करने आए हैं लक्समबर्ग में, उसके अलावा आपके दोस्त भी मिल जाते हैं। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं भी जुड़ी हुई हूँ और शायद इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेरे मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स बने हैं या जान पहचान के लोग मिले हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है सर्व द सिटी लक्समबर्ग। आप अगर चाहें तो इनके वेबसाइट में जाके इनके प्रोजेक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, या आप अगर रजिस्टर करना चाहें ताकि आपको अपडेट्स आएँ कि कब कहाँ कैसे वॉलंटियरिंग हो रही है, आप उसमें भी रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। surfthecity.lu करके उनका वेबसाइट है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। एंड होपफुली यू नेवर नो, आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे या आपको गिविंग बैक टू द सोसाइटी वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप वॉलंटियरिंग पर्सन हैं तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक क्वेश्चन है लक्समबर्ग से रिलेटेड, इज लक्समबर्ग हैपनिंग और बोरिंग? तो अगेन ये भी ना, अगर आप बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस से आ रहे हैं तो आपको लक्समबर्ग थोड़ा सा धीमा, मतलब थोड़ा सा ठहरा हुआ लग सकता है। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं कि विंटर के दौरान थोड़ा सा आपको बोरिंग इन द सेंस कि लोग आपको बहुत कम मिलेंगे स्ट्रीट्स में। भले विंटर लाइट्स लगी होती है, कलरफुल सा माहौल होता है, लेकिन अगर आप बात करोगे 31st नाइट सेलिब्रेशन की, बिग सेलिब्रेशन, फटाके वटाके एंड ऑल, तो वो सब नहीं होता। आप जानते हो कि एक्सपैट्स यहाँ पे 60% या उससे ज़्यादा हैं, तो छुट्टी के टाइम में सब अपने घर चले जाते हैं। तो लक्समबर्ग उस टाइम आपको खाली खाली और अधूरा अधूरा सा लगेगा, बट उसमें भी उसका अपना ही मज़ा है। विंटर लाइट्स लगेंगे आपके एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सारे राइड्स लगे होते हैं, जॉइंट व्हील लगा होता है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा और हैपनिंग लग सकता है। बहुत गाने वाने बजते हैं। और हाँ, लेकिन जून के टाइम पे जब लक्समबर्ग का नेशनल डे होता है, उस दिन आपको लक्समबर्ग में प्रेजेंट रहना आई थिंक बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि उस दिन जो फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड किए जाते हैं या जलाए जाते हैं, या
जो एंटरटेनमेंट होता है और जो मिलिट्री परेड होती है वो देख के, जो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ये होगा ना कि 31st नाइट नहीं सेलिब्रेट कर पाए या न्यू ईयर के टाइम पे उतने पटाखे नहीं हुए, तो वो सारी कमी आपकी जून के टाइम में नेशनल डे में पूरी हो जाती है। बहुत ही सुंदर सेलिब्रेशन होता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डू यू व्लॉग इन हिंदी। सिर्फ एक ही रीज़न है। अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो सबसे पहले मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं ये वीडियोस अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करूं, ताकि वो लोग भी देख पाएँ कि लक्समबर्ग में मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, लक्समबर्ग कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह। और साथ ही मेरा मकसद था कि जो इंडियंस लक्समबर्ग आ रहे हैं उनको मैं हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मेरे टाइम पे उतने ज़्यादा व्लॉगर्स नहीं थे या उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन या यूट्यूब पे नहीं था। और क्योंकि अब तो मैं इंडिया की सारे लैंग्वेजेस तो नहीं बोल सकती, कॉमन इंग्लिश और हिंदी ही है ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने सोचा, और हर कोई इंग्लिश नहीं समझता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हिंदी में बनाऊं ताकि ज़्यादातर लोगों को समझ आए। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिकली इंग्लिश, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ सबटाइटल्स डालने का अपने वीडियो में, बट फ़िलहाल तो मैं हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में ही कंटिन्यू रहूँगी। ये आज के पूरे सवाल थे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हेल्पफुल भी। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं लक्समबर्ग से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, या आप ईमेल कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video.